हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये इस बुक का भी 5th यूनिट है। तो इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिसे हिंदी में हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मौलिक अधिकार कितने होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हर किसी को पता होना जरूरी है। हर नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है मौलिक अधिकारों को जानना, ताकि वो अपने जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कर सकें और अपना जीवन में अच्छे से वो विकास कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, अपना आर्थिक विकास कर सकें। तो उसके लिए मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हर किसी को पता होने चाहिए। तो इसलिए ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर वो देखिए। इस वीडियो में हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में क्यों शामिल किए गए, किस लिए आए और कब आए, क्या उद्देश्य था और कहाँ से आए, कैसे आए, मौलिक अधिकारों की संकल्पना कैसे की गई। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों के लिए कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई और किस तरह से संविधान में इनको शामिल किया गया, तो ये सब इसमें है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1885 में, जब कांग्रेस बनती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी INC 1885 में। जब ये बनी तो मौलिक अधिकारों का विचार सामने आया। तभी मौलिक अधिकारों का विचार सामने आ गया था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस बनी थी पहली बार। भारतीय भी ब्रिटिशों की तरह अधिकार चाहते थे, यानी कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश सरकार के पास जो नागरिक थे ब्रिटिश सरकार के, वहां पर उनको मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो इसलिए भारतीयों ने भी सोचा कि हमारे पास भी वो अधिकार होने चाहिए जो उनके पास मौलिक अधिकार है, वैसे मौलिक अधिकार हमारे पास भी होने चाहिए। कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ हमारे हो, हमारे पास होने चाहिए और हमें वो जो हमारी रक्षा कर सके। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो कि नागरिकों की रक्षा करते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं। तो भारतीयों ने भी सोचा कि हमारे पास भी होने चाहिए। तो इसलिए 1895 में एक संविधान विधेयक पास किया गया जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस विधेयक को स्वराज्य विधेयक भी कहा गया। और इसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल थे? तो इसमें पहला अधिकार था भाषण की स्वतंत्रता। भाषा की स्वतंत्रता इस जो संविधान विधेयक पास किया गया था उसका पहला अधिकार था, मौलिक अधिकार था। फिर उसके बाद दूसरा अधिकार था अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जेल भेजना। और फिर उसके बाद तीसरा अधिकार था इसका राज्य द्वारा मुक्त शिक्षा व्यवस्था। ये 3 अधिकार थे जो पहले संविधान विधेयक में शामिल किए गए थे। 1895 की बात है ये। 1895 में 3 अधिकार शामिल किया गया था। फिर उसके बाद 1917 में और 1919 में बाकी के जो मौलिक अधिकार थे वो बाद में शामिल किए गए, जो कांग्रेस ने बाद में शामिल किए। बाद में मौलिक अधिकारों में उन अधिकारों को शामिल कर लिया। जो आज हम देखते हैं बहुत सारे अधिकार हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, जब संविधान बना था तो 7 अधिकार थे हमारे मौलिक अधिकार, लेकिन अब 6 हैं। तो वो बाद में शामिल किए गए थे। सबसे पहले जो बने थे 3 ही मौलिक अधिकार बने थे जो 1895 में बने थे, जो मैंने अभी बता दिया आपको। अब उसके बाद संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए क्या क्या काम किए गए और किस तरह से संविधान में शामिल किया गया, तो उसमें ये बताया जाएगा कि 1925 में एनी बेसेंट उन्होंने एक विधेयक पास किया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक। इसका एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें उन्होंने 7 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1928 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था नेहरू कमेटी। तो उसमें भी मौलिक अधिकारों पर डिस्कशन हुआ और रिपोर्ट पेश की नेहरू कमेटी ने। ऐसे ही 1945 में भी एक और कमेटी बनी थी, मौलिक अधिकारों के लिए ही बनाई गई थी, जिसका नाम था सप्रू कमेटी। ये रही सप्रू कमेटी। अभी हम इसके बारे में भी, नेहरू कमेटी और सप्रू कमेटी दोनों के बारे में, और एनी बेसेंट के भारतीय राष्ट्रमंडल, तीनों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो कमेटियां थी ये मौलिक अधिकारों के लिए ही बनाई गई थी। अब 1925 में जो एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रमंडल ये विधेयक पास किया, मतलब इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें 7 मौलिक अधिकार इन्होंने बताए थे। पहला अधिकार था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर तीसरा था एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पर अगर कोई भाषण हो रहा है या फिर हम शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा हो सके वहां पर, जैसे कि धरने प्रदर्शन वगैरह जो होते हैं, ये वाली स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, तो ये थी। कानून के समक्ष समानता सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। फिर इसकी 5वीं आएगी प्राथमिक शिक्षा मुक्त। जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होगी, एजुकेशन होगी, वो मुफ्त में दी जाएगी राज्य द्वारा। ये भी एक जो अधिकार था, तो हमने पहले भी बताया मैंने आपको कि 1885 में ही आ गया था ये वाला अधिकार। फिर इसके बाद जगहों का समान रूप से प्रयोग, यानी कि किसी को भी कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भेदभाव नहीं होगा किसी के भी साथ, रंग भेद या फिर जाति भेद या फिर नस्ल भेद, ऐसा भेद नहीं होगा। किसी को भी कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होगी।
फिर न्याय और व्यवसाय करने के लिए समान अधिकार। तो ये 7वीं स्वतंत्रता थी। हर कोई व्यक्ति जो कानून उसके सामने समान होगा, उसके साथ उसकी जाति लिंग के आधार पर अन्याय नहीं होगा, उसके साथ न्याय होगा, न्याय किया जाएगा। और व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय करने की इसको स्वतंत्रता होगी। अब इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, तो इसलिए इस कमेटी का नाम नेहरू कमेटी पड़ गया, नेहरू कमेटी रखा गया। तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसने जो 1925 में एनी बेसेंट ने जो रिपोर्ट पेश की थी, अपना ड्राफ्ट बनाया था मौलिक अधिकारों के लिए, उसकी जांच की, उसकी संवैधानिक रूप से जांच की साइमन कमीशन ने। तो ये 1927 में आया था साइमन कमीशन, तो इसने उसकी जांच की उन अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, जिसके उत्तर में भारत ने जो भारत की जो कांग्रेस थी उसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के स्वराज्य संविधान के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम नेहरू समिति रखा गया। तो नेहरू समिति क्यों बनाई गई थी? वो साइमन कमीशन के उत्तर में बनाई गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन ने संवैधानिक रूप से जांच की थी उसमें, और जो रिपोर्ट पेश की गई थी, भारतीय विधेयक पेश किया था, भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक जो एनी बेसेंट ने पेश किया था, उसकी संवैधानिक रूप से जांच भी की और उसमें सुधार भी किए। तो इसलिए भारत ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी भारत की, उसने इसके उत्तर में बनाया था भारत के स्वराज्य संविधान, एक समिति बनाई भारत के स्वराज्य के लिए जिसका नाम रखा गया नेहरू समिति, नेहरू कमेटी। तो इस कमेटी में 11 लोग शामिल थे। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की घोषणा करना था। मतलब भारतीय नागरिकों को उनको कुछ अधिकार दिए जाए, अलग से अधिकार दिए जाए, जिससे वो अपने हितों को सुरक्षित कर सके। तो इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों अधिकारों की रक्षा करना शामिल था। मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, जो लोग संख्या में कम है उनके अधिकारों की रक्षा करना इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। अब इसके बाद 1945 में सप्रू कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, ये इसके अध्यक्ष थे। तो इसलिए इस कमेटी का नाम सप्रू कमेटी रखा गया और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की उसको सप्रू रिपोर्ट कहा गया। 1945 में बनाई गई थी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि कब बनाई गई थी। डेट नहीं याद हुई तो ईयर याद रख लेना। 1945 में सप्रू कमेटी बनी थी और उससे पहले 28 में नेहरू कमेटी बनी थी और उससे पहले भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक पास हुआ था एनी बेसेंट ने। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और सप्रू कमेटी किसने बनाई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तेज बहादुर सप्रू, जो कि एक वकील थे, इसके अध्यक्ष थे और सप्रू रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, क्योंकि सप्रू उनके नाम पर कमेटी का नाम रखा गया था। जिन्होंने रिपोर्ट पेश की थी उसका नाम सप्रू रिपोर्ट था। तो उसमें 30 सदस्य शामिल थे। जो सप्रू कमेटी थी उसमें 30 सदस्य शामिल थे। इसका कार्य भारतीय संविधान निर्माण के कार्य को गति प्रदान करना था, मतलब तेजी से संविधान का निर्माण करना था। और सप्रू रिपोर्ट ने अधिकारों के बारे में 2 सुझाव दिए। पहला तो न्यायोचित व गैर न्यायोचित अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट करना, मतलब न्यायोचित अधिकार और गैर न्यायोचित अधिकार, इनके बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ये इन्होंने एक सुझाव दिया था कि दोनों अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। ये इनकी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसने ये 2 सुझाव दिए थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, कौन कौन सी कमेटियां बनी थी मौलिक अधिकारों के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो आपको पता है मौलिक अधिकारों की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विशेषता यही होती है कि नागरिक जो है वो कानून के समक्ष समान हो। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये पहली विशेषता होगी मौलिक अधिकारों की। दूसरी विशेषता होगी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। फिर तीसरी, संगठन बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी आंदोलन करने की, संगठन बनाने की तीसरी स्वतंत्रता हो जाएगी। चौथी हो जाएगी जीवन जीने की स्वतंत्रता तथा संपत्ति का बराबर अधिकार, संपत्ति का अधिकार होगा, ये चौथी हो जाएगी। पांचवी स्वतंत्रता हो जाएगी अल्पसंख्यक जो लोग, संख्या में जो लोग कम होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा, उनकी भाषा, संस्कृति, लिपि, सामुदायिक भेदभाव, मतलब कि उनकी भाषा की, संस्कृति की, लिपि की सुरक्षा करना। और जो सामुदायिक भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है, राजनीति में पक्षपात होता है, राजनीतिक कार्यवाही में भी पक्षपात होता है कभी कभार, तो उसकी जो है उससे सुरक्षा प्रदान करना, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये इसकी विशेषता है मौलिक अधिकारों की। पांचवी विशेषता। छठी विशेषता, आर्टिकल्स के बारे में दे रखा है कि ये कौन कौन से आर्टिकल्स है जिसमें व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो 17 है, आर्टिकल 17। 3 अधिकार है इसमें, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 15B, 15(2) भी कह सकते हैं, 15B भी कह सकते हैं, और आर्टिकल 23।
तो आर्टिकल 17 क्या कहता है आर्टिकल? अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत, उसकी समाप्ति होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी जो होती है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहले दलितों के साथ होता, आज भी होता है कहीं कहीं पर तो गाँवों में, कि दलितों के साथ भेदभाव होता है। अगर उनको कोई छू लेते हैं तो फिर गंगा जल से उन्हें नहाना पड़ता है। जो ब्राह्मण होते हैं, अगर गलती से दलितों ने उन्हें छू लिया तो फिर उनको गंगा जल से नहाते हैं, या फिर उन्होंने उनके घर में पैर रख दिया तो पूरे घर को धोते हैं गंगा जल से। तो ये छुआछूत पहले के टाइम में बहुत ज्यादा होता था, तो जिसकी समाप्ति की गई आर्टिकल 17 के द्वारा। फिर आर्टिकल 15(2), तो किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या फिर रंग के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। जो पब्लिक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, कोई गार्डन है, आप गार्डन में जाते हैं तो वहां पर किसी को भी उसकी जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि आप किसी गार्डन में गए और आप किसी गाँव के हो तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप गाँव के हो, आप नहीं जाओगे, जो व्यक्ति शहर का होगा उसी को ही गार्डन में जाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 15(2) कहा जाता है, इस सब पर रोक लग गई है 15(2) के तहत। अब इसके बाद मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों को किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, तो वो किसी भी कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके लिए अपील कर सकता है। फिर उसके बाद आर्टिकल, इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके बारे में बहुत ज्यादा दे रखा है हमारे, मतलब विस्तृत रूप से दे रखा है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दे रखा है, और ये सीमित नहीं है, इन पर उचित सीमाएं लगी हैं ताकि कोई दुरुपयोग ना कर सके। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए हैं, उन पर कोई सीमाएं नहीं है, इन पर कुछ सीमाएं भी होती हैं ताकि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग ना कर सके, इसलिए। सो गाइज नेक्स्ट ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 मौलिक अधिकार जो होते हैं इन पर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए हैं ये अधिकार। तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।